अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी पौर्णिमा च दिनांक 7 नोव्हेंबर 2022 चरक्षारी स्थानाध्याय 7 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय तो अश्रुक धरा, तो दूसरी जो त्वक है वो रक्त धरा इस प्रकार की है। और मैं बात कर रहा था कि ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वगैरह वगैरह जो भी है सभी बातें जो गर्भाव क्रांति के समय में हमें समझ लेने हैं, और उससे जो भी शारीर भाव बनते हैं, तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि इसको डर्म कहा गया है, त्वक कहा गया है। और उसी से सभी भाव पदार्थों की निर्मिति, जो शरीर के अवयव वगैरह सभी जो है उनकी निर्मिति होती रहती है। तो यथास्म ऊष्मणा वायु स्रोताओं से धारे, ये जो बात बताते हैं कि अपने अपनी ऊष्मा से वायु उन स्रोतों का धारण इस प्रकार का करता है, स्रोतों का निर्माण इस प्रकार का होता रहता है। और ये काफी कॉम्प्लेक्स इस प्रकार की सिचुएशन है। इतने सारे सिस्टम्स है शरीर में, तो ये सिस्टम वहाँ, ये सिस्टम वहाँ, ये सिस्टम वहाँ, अगर ऐसी स्थिति नहीं है। अलग अलग है सभी और सभी मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। सभी एक दूसरे में मिलजुल गई इस प्रकार के सिस्टम्स है। और उसमें अहम रोल, जैसे मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, प्राण, उदक और अन्नव स्रोत का है। एक श्वसन सभी के लिए आवश्यक इस प्रकार का है, और इसलिए प्राणव स्रोत का संबंध सभी जगह होना जरूरी इस प्रकार का है। वो रक्त के माध्यम से है मॉडर्न के अनुसार भी और हमारे अनुसार 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 भी। तो कैसे करेंगे? क्योंकि मॉडर्न में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेलजोल है। वायु तो शीत है, उसकी स्वयं की ऊष्मा कैसे? वायु का नहीं होगा, ऊष्मा जो है वो तेज महाभूत की होगी।
और वायु केवल धारण करता रहेगा इस प्रकार से। जैसे ग्लास फैक्ट्री अगर देखी है तो वहां पे एक बड़ी इस प्रकार की नली रहती है और अंत में ये पतली हुई ग्लास को लिया जाता है और फिर फूंकते हैं। अब उसमें मोल्ड्स होते हैं तो मोल्ड में अगर फूंकते हैं तो मोल्ड का आकार उसको प्राप्त हो जाता है। उसमें कलर्स भी थोड़े थोड़े डालते हैं इस प्रकार से। एक अच्छा नमूना है देखने के लिए, अगर ग्लास वर्क देखा हो किस प्रकार से निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ मैं जब दादर में रहता था तो पीछे ये ग्लास बॉम्बे ग्लास वर्क्स करके थी, तो हम देखते थे वहां से। और मैंने जर्मनी में भी उसका उदाहरण देखा था। रेगुलरली दिखाते हैं लोगों को ग्लास कैसी बनती है इस प्रकार से। और ग्लास की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कांच का निर्देश है, पुराने ग्रंथों में भी इस प्रकार से। तो ये विद्या काफी प्रचलन में इस प्रकार की थी। अब ये प्लास्टिक आने से ग्लास का महत्व कम हो गया लेकिन वैसे भी प्लास्टिक में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। अभी मैंने वो तो नहीं देखा है, लेकिन इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो ऊष्मा होता है ये वायु से नहीं होता। वायु केवल धारण इस प्रकार का करता रहता है, और ऊष्मा जो है वो पतला फॉर्म उसका जो है वो ऊष्मा के जरिए है और फिर ये जैसे ठंडा होने लगता है तो उस मोल्ड में वो ठंडा इस प्रकार का हो जाता है। और फिर इससे काफी बढ़िया चीजें इस प्रकार की बनती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऊष्मा के आधार से या पित्त के आधार से वायु स्रोतों का धारण इस प्रकार का करता रहता है। और इसमें पोषण जो कुछ होना है वो जरूर होना है, और जल भी पहुंचना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे आम है वायु, उसके बाद में उदक। क्योंकि बिना पानी लोग ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते। 5 6 दिन 7 दिन, उससे ज्यादा बिना पानी के रहा नहीं जाता। बिना अन्न के 20 दिन भी रह सकते हैं या उससे भी ज्यादा रह सकते हैं। लेकिन ये जो अभी योगियों की बात छोड़ो, क्योंकि वायु भक्षय योगी होते हैं वो केवल वायु के आधार पर भी जीते हैं। लेकिन आम जनता की बात करेंगे तो बिना पानी बिना अन्न कोई टिक नहीं सकता। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी में एक बात निश्चित है कि सभी जगह पहुंचने वाला वायु जल और अन्न ये है। अन्न वैसे सीधे नहीं पहुंच सकता है, अन्न रस बनना चाहिए, और अन्न रस से रस धातु बनकर हमारे हिसाब में हृदय के द्वारा विक्षेपित इस प्रकार का हो जाता है। और पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए इस प्रकार से रक्त ये पोषक अंशों को लेकर जाता है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन मानती है। फिर भी इस श्रृंखला में ज्यादा बहस नहीं की गई। डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग सिस्टम बताई गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक अलग सिस्टम बताई गई। इसका सिंक्रोनाइजेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से है वो मॉडर्न मेडिसिन में हृदय के 4 कप्पे, और फिर उसमें जो अशुद्ध रक्त है वो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से होकर फुफ्फुस में जाकर फुफ्फुस से वापस शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहां से पूरे शरीर में आर्चा पायोर्टा के तरीके से जाता है। ये जो कुछ सर्कुलेशन वगैरह की बात बताई, वैसे हमारे हिसाब में अंत कुंभक बही कुंभक के जरिए और नाभि में स्थित जो प्लेक्सस है या नाभि में चक्र है, सिराओं का चक्र है, उसके जरिए ये कुछ होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। और प्राणः शोणित ही अनुगम अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन इस प्रकार का करता है।
ये बात हमारे शास्त्र में भी बताई गई इस प्रकार की है। और फिर हर स्रोतस की अपनी अपनी विशेषता या हर अवयव की अपनी अपनी विशेषता होगी। इसमें मॉडर्न मेडिसिन में सिस्टम्स को बता दिया इस प्रकार से। और नर्वस सिस्टम एक अहम चीज इसमें है, क्योंकि संवेदना जो होती है वो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, और ये नर्व एंडिंग्स पूरे शरीर में फैले हुए इस प्रकार के हैं। और स्पर्श ज्ञानम असंशयम ये रक्त का कण बताया गया है हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो मज्जव स्रोतस के बजाय हमें रक्तव स्रोतस पर ज्यादा जिक्र इस प्रकार का करना चाहिए। और फिर रक्त अच्छा बने और पूरे शरीर में घूमता रहे और उसके जरिए प्राण उसका अनुगमन करता रहे। ये बात अगर होती है तो इनके जरिए स्वास्थ्य भी बना रहेगा, रोगों की भी निर्मित होगी और रोगों को दुरुस्त करने का उपाय भी यहीं से इस प्रकार का मिलेगा। फिर हमारे यहाँ अवयवों पर ज्यादा जिक्र नहीं है, धातुओं के ऊपर ज्यादा जिक्र है। और शाखा रक्तादय त्वक्च, इसको शाखा कहा गया, त्वक और रक्तादि धातुओं को इस प्रकार से। ये बाह्य रोग मार्ग इस प्रकार का बताया गया। और अतः कोष्ठ महाश्रोताम पक्वाशयाश्रय, ये बात या स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्र से रुधिर से च रुधिर पुपुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, ये बात। और इसी में से कुछ अंश, कुछ अवयव मर्म भी है, जैसे कि हृदय है या बस्ती है इस प्रकार से। तो इनके जरिए ये तीसरा जो रोगमार्ग मर्म अस्थि संधि सिरा स्नायु वगैरह वगैरह इस प्रकार से तत्संबद्ध इस प्रकार से जो बताई गई है बात, मर्म ये मर्मादि मार्ग इस प्रकार सा। तो इन सभी को कैसे समझेंगे, ये एक थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और शायद एम्ब्रियोलॉजी में काफी बहस इसके बारे में की होगी, तो एम्ब्रियोलॉजी एक बार देखनी चाहिए कि एक डिफरेंशिएशन कैसे होता रहता है और स्रोतों का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार से आता है, और फिर जैसे निर्माण हुआ है उसके मुताबिक उसका कार्य होता रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और दोष गति जो 3 प्रकार की बताई है, त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्ति संधिषु, तो इसके आधार पर प्राकृतिक स्थिति या वैकारिक स्थिति कैसे बनती है इसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का चाहिए। अभी प्रातिपदिक कोश में शारीर भावों के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी, जो 6 अलग अलग परिशिष्ट त्रिस्कंध कोश में बने थे। लक्षण संबद्ध शारीरादिभाव, लक्ष्य संबद्ध शारीरादिभाव वगैरह वगैरह इस प्रकार से वो सभी प्रातिपदिक कोश में एक जगह पे बनेंगे। शारीरादिभाव एसोसिएटेड एज ए कारण, शारीरादिभाव एज ए एसोसिएटेड एज ए कार्य, लक्षण, लक्ष्य, चिकित्सीय, औषध इस प्रकार से। और उसके जरिए कई नई रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर हो जाएगी। तो हमारे हिसाब में अगर शारीर पढ़ाना है तो इन परिशिष्टों के आधार पर शारीर को पढ़ाना है, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अप्लाइड शारीर इस प्रकार का है, और वैसे अप्लाइड एनाटॉमी का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है केवल एनाटॉमी को समझने के बजाय। और फिर भी हमारे यहाँ सिस्टम्स की बात नहीं की है,
हमारे यहाँ दोषों के द्वारा ही सभी व्यापारों का संचालन है और कुछ हद तक धातु मल इनके रोल इस प्रकार के हैं। तो शाखा रक्तादय त्वक्ष ये जो बात बताई गई ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। रस को इसमें नहीं लिया, रस अलग ही रखा गया इस प्रकार से, और उसके जरिए सभी शरीर भावों का पोषण होना ये एक बात बताई हुई। और प्राणाशोणित अनुवर्तते ये दूसरी बात है। अगर प्राण उसका रक्त का अनुगमन करता है तो हमारे हिसाब में भी कुछ हद तक ये प्राण का संबंध श्वसन से इस प्रकार का है। तो उसको जरा भलीभांति एक्सप्लोर करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और जब कंजेनाइटल विकृतियां बनती है तो कहाँ से शुरुआत हुई, ये अगर हम सोच सकते हैं। हम अभी तो महीनों को पकड़ कर चल रहे हैं, तो उस महीने में अगर विकृति हुई है तो उस महीने का जो बिकवात है उसको गर्भ वाले फलभृत के साथ अगर देते रहते हैं तो वो विकृतियां दुरुस्त होने की संभावना इस प्रकार की रहती है। तो ये काफी अलग इस प्रकार का विचार है, लेकिन मैंने काफी मरीजों में इसका सफलता से प्रयोग किया है। तो ये बात होती है। तृतीया सिद्म किलास संभवाधिष्ठाना, ये तो और अजीब बात है कि ये सभी में तो षट्वच या सप्तत्वच जो है वो नहीं है। फिर भी सिद्म किलास संभवाधिष्ठाना ये तृतीया है, चतुर्थी दद्रु कुष्ठ संभवाधिष्ठाना, पंचमी तो अलज विदरति संभवाधिष्ठाना। ये तीन जो बताए गए कुष्ठ के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताए गए हैं। तो इसमें अगर विकृति नहीं होगी तो शायद ये रोग निर्माण नहीं होंगे। और बाकी वर्णन नहीं है, केवल इन रोगों का अधिष्ठान है, इतना ही बताया है इसमें इस सूत्र में। तो रोगों के अधिष्ठान के रूप में ये इस प्रकार की जो बात बताई गई है उसको देखकर ये जो क्षीरात संतानिका इव वत का निर्माण जो है वो दूध से जैसे उसके ऊपर मलाई इकट्ठा होती है, जमा होती है, उस प्रकार से पांच वचन होते हुए एक सार भाग ऊपर निकल आता है और उससे श्वट या सप्तत्वचा बनती है, इस प्रकार का निर्देश है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए शायद हम जो घी बनाते हैं वो दो तरीके से बनता है। ज्यादातर जो घी बनता है वो मलाई जो ऊपर की है वो निकाली जाती है और फिर उसको कर्ल करके मंथन करके नवनीत और फिर उससे आगे घी इस प्रकार का बनता है। अभी ये जो सभी गाय वाले लोग करते हैं वो पूरे दूध को ही गर्म करके दही डाल देते हैं और फिर उसको मंथन करके नवनीत निकाल देते हैं। तो बाकी शेष रह जाता है वो तकर रह जाता है। वो तकर का क्या करी ये एक बात है। और इसमें काफी देर लगती है मलाई से। दूध पूरा मलाई के साथ है तो उसको मंथन करके निकालना ये काफी देर वाली बात होती है। तो अगर हम सिद्ध क्षीर इस प्रकार का बनाते हैं और चाहे कुष्ठग्न औषधियों से सिद्ध इस प्रकार का बनाएंगे
और फिर उस मलाई को कर्नल करके नवनीत लेके और नवनीत से घी बनाते। तो ये संतानिका जो ऊपर आएगी वो औषधि द्रव्यों से युक्त, कुष्ठग्न औषधियों से युक्त इस प्रकार की हो सकेगी। और फिर वो अच्छा काम करेंगे। अगर हमारा महातिक्त का घृत इस प्रकार से बने, दूध जो लेना है पिपक्कायाद न्याय महातिक्त में आंवले का रस का प्रयोग इस प्रकार का है। लेकिन जो घी उसमें डालेंगे वो अगर इस प्रकार से बना के डालेंगे, उस दूध से निकाला हुआ घी इस प्रकार से डालेंगे, तो ये सीधा उन प्रकार के त्वचाओं में काम करेगी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो बात बताई गई है। और फिर इसके जो योग है, खास करके किलास जो है, श्वेत्र कुष्ठ, ये काफी खतरनाक है और पूर्व जन्मों से भी जुड़ा इस प्रकार का होता रहता है। तो खदिरक कुष्ठघ्नानाम इस सूत्र को लेकर एक बार करना पड़ेगा कि खदिर सिद्ध दूध और फिर उसके मलाई से घी बनाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से काफी महंगा हो जाएगा। और उसका एक पर्याय गायत्री ये भी है। तो शायद इसमें आधिदैविक एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके आधार पर। और फिर खास करके कुष्ठ रोगों के लिए इस प्रकार का बनाया हुआ घी ये ज्यादा फायदेमंद इस प्रकार का होगा। उसी मलाई को अगर सेवन करने के लिए कहते हैं तो भी बात होगी। ये भी संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से, लेकिन करके देखा नहीं है। ये भी करके देखा है, लेकिन अभी मुझे लगा कि क्योंकि ये इस प्रकार से क्षीरात संतानिका इस प्रकार के बताया गया है, तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। षष्ठी तो यस्याम चिन्नायाम ताम्यति अंध इव च तमः प्रविशति यांच अपि अधिष्ठाय अरुंषि जायन्ते पर्वसु कृष्णरक्तानि स्थूलमूलानि दुश्चिकित्स्यतमानि च इति षट्वचः। अब ये मज्जा से संबद्ध इस प्रकार का है। तो ये छिन्न होने के बाद जो छठी त्वचा इस प्रकार की है, ताम्यति अंधा इव, जैसे एक अंध व्यक्ति होती है, टटोलते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ना पड़ता है उसको, उस प्रकार से वो तमः प्रविशति अंधेरे में प्रवेश करता है। यांश अधिष्ठाय अरुणषि जायते पर्वसु कृष्ण रुक्तानि, पर्वत स्थान में अरुणषि इस प्रकार के निर्माण होते हैं कृष्ण रक्त वर्ण के, स्थूल मूलानि, जिनका मूल स्थूल इस प्रकार का है, दुष्चिकित्सित मानिच, और ट्रीटमेंट करने में काफी मुश्किल। तो स्कैबीज या खरूज जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार के पर्व संधि में होने वाली इस प्रकार के, और कोलटकर सर का कहना था कि ये 28 बरस के बाद स्कैबीज रिपीट होते हैं। अब स्कैबीज नहीं दिखाई देते, इस प्रकार के मरीज नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मज्जा से साक्षात संबंध इस प्रकार हो जाता है। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। जब हम दूध की बात करते हैं और दूध को पकवा करते हैं और फिर उसमें ऊपर ये मलाई जमा होती रहती है, वो निकाल ली, फिर से दूध गर्म किया, फिर से मलाई जमा हुई, फिर से दूध गर्म किया, फिर से मलाई जमा हुई, इस प्रकार की बात होती रहती है। और जो दूध रहता है वो पतला दूध इस प्रकार का रहता है। तो इसमें से स्नेह अलग हो जाता है। ये एक बात अलग इस प्रकार की है वो, इसीलिए उसके आधार पर उससे जो नवनीत और घी बनेगा
वो आसान इस प्रकार का है, क्योंकि स्नेह सभी ऊपर चला आया है इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मज्जा तक कैसे पहुंचती है, ये स्नेह की संकल्पना मज्जा तक कैसे पहुंचती है, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और शायद ये रिप्रेजेंटेशन जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये जो इस प्रकार का है, ये मेसोडर्म के जरिए मध्यम रोग मार्ग जो है वहां पे अगर पहुंचती है तो शायद मज्जा का संबंध उसमें हो जाता है, ऐसा रहेगा। अरुणशी केशविकार सांगितला आहे। अं, वो अरुणशी खवड़े जिसको बोलते हैं वो अलग है, और ये जो परवश स्थूल मूलानि कुर्यात् कृच्छ्रान् अरुणशिच, ये जो मज्जा में आया है वो अलग है। दोनों को वो वहां पे उसको अरुणशिका कहते हैं ज्यादातर, और इसको सिर्फ अरुणशी कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर इसमें रहेगा, दोनों में संबंध है नहीं है। ते अरुणशिका है, वही वही मैं बताऊं, वहाँ वो अरुणशिका है और ये अरुणशी है। तो मज्जा से संबद्ध इस प्रकार का बताया गया है। अब बात यह है कि दूध रस जैसा है, उसमें रसायन प्रॉपर्टी है, सभी धातुओं को अच्छी तरीके से बढ़ाने वाला है। जब बात नवनीत और तक्रक तक आती है तो ये नवनीत मेदस्य है, एक रेफरेंस अष्टांग संग्रह में मेद को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। और व्रण ये पिटिका जैसे होते हैं, फूट सकते हैं बाद में, उसमें से स्राव निकलता रहता है, उससे वो फैलता रहता है, ऐसी थोड़ी सी बात है। मैंने तो अरुणशी के मरीज नहीं देखे हैं कहीं, आग बिल्कुल कम मात्रा में ये देखा है तो मज्जा पाचक का प्रयोग किया है उनमें इस प्रकार से। लेकिन जितना एक कृच्छ्रतम वगैरह इस प्रकार का बताया गया है उस प्रकार को तो मरीज नहीं देखे। और जब घी बन जाता है, नवनीत से घी बन जाता है, तो शस्तंधि स्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम, तो शुक्र तक ये पहुंचने वाला इस प्रकार का है। बालवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्वरार्थे नाम वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो घी में शुक्र तक पहुंचने का सामर्थ्य है। और उसके जरिए ये मज्जा बीच में इस प्रकार का हो जाएगा। व्रणानीति लिखा है, ओके। तो बाद में व्रण हो सकता है, शुरू में पिटिका होती है, और फिर ये फूटती है तो व्रण इस प्रकार का। तो एताः षडंगम शरीरम अवतत्य तिष्ठति। ये छह त्वचाएं पूरे शरीर को, षडंग शरीर को व्याप्त करके रहती है। तो मुझे लगता है कि ये सभी धातुओं के स्नेह से भी जुड़ी इस प्रकार का प्रकार के है ये त्वचा जो है वो। और रोगों के निर्माण में खास करके कुष्ठ के निर्माण में इसका एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। हाँ, और ये मज्जा धातु तक पहुंचती है, ये एक इसमें अहम मुद्दा ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी को उसके बारे में थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे मणिपाल में मेरा एक लेक्चर हुआ था,
और दर्शन शंकर ने मुझे खास करके बताया कि वहाँ का जो म्यूजियम है, एम्ब्रियोलॉजी का म्यूजियम है, वो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है। वैसे दर्शन शंकर आयुर्वेद का नहीं है, दर्शन शंकर आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति है, लेकिन उनकी खुद की जो बीएससी है इस प्रकार से, लेकिन ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो मैंने जाकर देखा और सचमुच ही वहाँ बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उसके जरिए गर्भावक्रांति किस प्रकार से होती है, एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है, इसके बारे में काफी ध्यान में आ सकता है। तो ये जरूर इस प्रकार का एनाटॉमिकल म्यूजियम है, ये भी एक अजीब बात है। अभी मैं थोड़ा सा समझता हूँ इसके बारे में। टेक्नोलॉजी अभी काफी बढ़ी हुई है और टेक्नोलॉजी के जरिए काफी बातें हम बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो केवल सुनने से, केवल पढ़ने से जो इम्पैक्ट होता है, उससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट जब हम देखते हैं तब होता है। तो सीसीआरएस इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स ले सकती है, कुछ नहीं कर रही वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स ले सकती है। अब जैसे बोनसेट कृत्रिम आ गया और फिर उसके आधार पर कुछ करना है, उसका 3D इमेजिंग करके वो भी अगर डालेंगे तो उससे भी काफी इस प्रकार का काम हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर एनिमेशन हम करते हैं, ये हम बता सकते हैं कंप्यूटर और आयुर्वेद इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जो 3 न्याय है, केदार कुल्या न्याय, खले कपोतन न्याय और क्षीरदधि न्याय, इस प्रकार से। तो एक तो केदार कुल्या का तो हम खेती में जाकर साक्षात वीडियो कर सकते हैं और वो डालेंगे कि किस प्रकार से केदार यानी कि क्षेत्र और कुल्या, ये जो है वो वाहिनी है वहां से इस जाने वाली, इस प्रकार से, और पानी किस प्रकार से एक भाग का सिंचन करके आगे बढ़ता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और इसका एनिमेशन भी हो सकता है। और खले कपोतन न्याय में एक बीच में कुछ गर्त वगैरह है और उसमें कुछ धान्य रखा है और पंछी दूर दूर से आते हैं और लेके जाते हैं। ये आसान है, वैसे हम इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे दिलचस्पी बढ़ेगी। और नजदीकी से जो पंछी आ रहा है उसको कितना समय लगता है, दूर से जो आ रहा है उसको कितना समय लगता है, वगैरह वगैरह बातें दिखा सकती है। ये जो रस का रक्त में परिवर्तन होते समय रंग पर परिवर्तन होता जाता है, सुश्रुत ने लिखा है। तो अभी कलर पैलेट्स अवेलेबल है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है ये बता सकते हैं। और काफी रोगों में अभी तो ये प्रचलन में है ही, कुष्ठ के विभिन्न प्रकार वगैरह वगैरह। फोटोग्राफी अवेलेबल है, शुरू में कैसा था, बाद में कैसा हुआ, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। कल का लेक्चर जो रहा एम प्रसाद का, उसमें नेत्र रोगों के बारे में सभी प्रकार के वर्त्मगत रोग, कृष्णगत रोग, ये श्वेतमंडल के रोग वगैरह वगैरह, काफी अच्छी स्लाइड्स का प्रदर्शन किया था और लेखन कर्म का भी वीडियो दिखाया था। तो इन सभी के जरिए अगर हम एक विजुअलाइजेशन अच्छा कर सकते हैं तो समझने में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। उसको कीलक कहते हैं, मांस कीलक, इस प्रकार से। और उसका पेडंकल होता है, देठ इस प्रकार का होता है ज्यादातर। तो ये एक तरीके से शरीर में जो भाव नहीं चाहिए, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको किसी न किसी तरीके से निकाल देने की या अलग करने की प्रोसेस ये है, ऐसा मान सकते हैं।
तो इनके बारे में इस प्रकार से सोच सकते हैं। और उसी प्रकार से क्षीरात संतानिका इव वीडियो शूट करेंगे ना, दूध उबल रहा है, उसके ऊपर ये मलाई जमा हो रही है, इस प्रकार से उसका टीएस वगैरह ले सकते हैं, मलाई जो बनी है उसका टीएस ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जितना ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन इस प्रकार का करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये लाक्षार्थ उपमा इस प्रकार का, या शशरक्त के जैसा वगैरह वगैरह, आर्तव के बारे में, शुक्र के बारे में जो भी इस प्रकार के निर्देश है। तो गुंजाफल सवर्णनच्या कंपैरेटिव व्यू दिखाएंगे इसका और उसका इस प्रकार से, तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। तो टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा देखना इस प्रकार का जरूरी होगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा और फिर ये एक प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। रस्सा से रक्तात रूपांतर होते तसे मांसाला पण मेदात रूपांतर होते 7 दिवसात, तसं वर्णन का नाही। जो नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, जो है उसके बारे में सोच सकते हैं। और ये बड़ी दिक्कतें हैं स्रोतस का जब विचार करते हैं ना। स्नायुर्मूलन त्वक च, कौन सा स्नायु कौन सी त्वक, मांसो स्रोतस का मूल स्थान है। और रक्त से मांस पोषक अंश जो बनता है, रक्त वर्धक अंश के ऊपर रक्त धात्वग्नि की क्रिया होगी, स्थायी रक्त बनेगा, मांस पोषक, तो मांस पोषक अंश बनेगा इस प्रकार से। कहाँ बनता है, कहाँ है ये स्रोत से? ये बड़ी दिक्कत वाली बातें हैं। और मेदो मूलम जघनंश, ये मेदो स्रोतस का मूल स्थान है, तो ये मांस से मेद में कैसे चला जाता है? और अस्थिनि मूलम संधयश्च, कौन से अस्थि कौन से संधि, ये सभी बड़े बड़े सवाल है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनके उत्तर ढूंढने की, लेकिन फिलहाल सूत्र है इतना ही है। तो सूक्ष्म निरीक्षण होता रहना चाहिए, यही मुझे लगता है इसमें। और निरीक्षण करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बातें समझ में इस प्रकार की आएगी। जो भी खोज हुए है वो सूक्ष्म निरीक्षण और फिर उसका कार्यकरण भाव समझने की कोशिश, इसी के आधार पर बनी है। तो शायद इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में ये ई बुक्स की कंसेप्ट है। तो एक तो संधि विग्रह समास विग्रह करके स्प्लिट करना, फिर अन्वय लगाना, और फिर हर शब्द को प्रातिपदिक फॉर्म में लेके आना। इसमें केवल क्रियापद अलग रह जाएंगे, बाकी सभी शब्द जो है वो प्रातिपदिक फॉर्म में उतर आएंगे। और फिर उसके साथ में आयुर्वेदीय शब्दकोश से सभी रेफरेंसेस उसके और उसका जो अर्थ है वो देने की कोशिश करें, या उसका फिर अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार का करें, तो मूल ग्रंथों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसमें राइट माउस क्लिक में ये जैसा रहेगा वैसे मल्टीमीडिया भी रहेगा। उसके साथ में अगर हम कुछ आकृतियां बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं वगैरह वगैरह, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और खुद छात्र पढ़ सकेंगे।
एक्चुअली अध्यापन जो है वाच्यार्थ के बाद शुरू होगा। विद्या गुरु से आएगी, उसके ऊपर जो विमर्श होगा, विवरण होगा, जो भी अनुभव कथन होगा, वो गुरु कर पाएगा। लेकिन ये बात आगे अगर टेक्नोलॉजी से बन जाती है तो हमारे लिए अच्छी सुविधा इस प्रकार की होगी। और संस्कृत का जो बैरियर है वो काफी हद तक दूर इस प्रकार का हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि सोच चाहिए, हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे इसके बारे में सोच चाहिए। तो ये बात हो सकती है। और अभी काफी पैसा है गवर्नमेंट के पास। पाचक काढ्यांचे घृत केले तर उत्तम धातू निर्मितीला मदत होईल का? हाँ, मेरे मन में ये है बहुत दिनों से। एक्चुअली हम धात्वग्नि को सुधारने की बात करते हैं, तो शायद इस प्रकार से केवल काढ़ा देने के बजाय घृत को देंगे उसके सिद्ध। तो घृत का कार्य अग्नि पर होता है, वो उस धात्वग्नि पर इस प्रकार से अच्छा होगा। और मैंने कोलटकर सर का अनुभव बताया था कि केश इस प्रकार से दुगने कमर तक केस आने वाले और दुगनी पेड़ी होती है, इस प्रकार के इतने बड़े थे और ऊंचाई बहुत कम थी। तो सर ने अस्थिमज्जा पाचक का प्रयोग किया था, घृत का प्रयोग किया था। और 2 महीने में ऊंची बढ़ गई और केस जो है वो आधे हो गए, उसकी लंबाई जो है आगे हो गई। 2-3 वर्षापूर्वी मॉडर्न सायन्सने एक नवीन ऑर्गन शोधून काढला, ज्यामध्ये ज्याला त्यांनी इंटरस्टिशियम नाव दिले। त्यांचा अनुसार हे ऑर्गन स्किन खाली आहे या व कॅपिलरी स्ट्रक्चरने सर्व इंटरनल ऑर्गन्सशी कनेक्टेड आहे आणि हा डिसेक्शन मध्ये सापडत नाही, कारण तो कोलॅप्स होतो आफ्टर डेथ। ओके। तो ये अच्छा है, इसके बारे में थोड़ा बहस ज्यादा की जाए, इसके बारे में जानकारी मिले तो शायद ये इस प्रकार से संबंध एक दूसरे का जो हो जाता है वो हम अच्छी तरीके से देख सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य है आंख में रेटिना के 10 लेयर्स को भी त्वचा मान सकते हैं क्या? सूक्ष्म स्तर पर ओसीटी स्कैन पर सभी लेयर्स विजुअलाइज होते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। चिकित्सा में इसका उपयोग कैसे किया जाए। अभी मैं जब सेकंड ईयर में था तो हमारे यहाँ एक जर्मन व्यक्ति का व्याख्यान हुआ था और रेटाइना का पिक्चर्स लेके उसके आधार पर डायग्नोसिस होता था पूरे शरीर का। इस प्रकार से उसका कहना था कि रेटाइना में सभी शरीर का रिप्रेजेंटेशन है। और उससे भी अजीब बात थी कि आंख में दवा डाल के
सभी शरीर पे काम होता है, ऐसा उसका कहना था। शरीर में दवा देने की जरूरत नहीं है, आंख में ही दवाइयाँ डालो तो ये सब बात हो सकती है। अभी उसका नाम मैं भूल गया। रेटाइनल डायग्नोसिस ऐसा ही इस प्रकार का था। तो इसमें अगर 10 लेयर्स है तो एक अजीब बात इस प्रकार की है। भेदता है भेद्यम अन्यथा भिन्नति सूत्र के आधार पर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, और ये डायग्नोस्टिक मेथड हो सकती है अन्य रोगों के लिए। ठीक है, हम रेटाइनल स्कैन जो करेंगे या ओसीटी जो करेंगे वो नेत्र रोग के लिए करेंगे, ये बात सही है इस प्रकार से। लेकिन जैसे मैं ऑरा स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ, ऑरा स्कैनिंग के जरिए काफी अलग जानकारी इस प्रकार की मिल जाती है। उस प्रकार से ओसीटी स्कैन अगर करते हैं और इसमें जो विभिन्न लेयर्स दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर अगर ये एक प्रतिनिधि है शरीर का इस प्रकार का, तो शरीर में कहाँ कहाँ कुछ विकृतियां हैं उसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार के निकलेगा। और फिर केवल आंख में दवा डालने से पूरे शरीर में काम होगा, ये थोड़ा अजीब है। लेकिन वैसे कर्ण जो है वो भी एक गर्भाकृति जैसा इस प्रकार का है, और एक्यूपंक्चर में इसके बारे में काफी बहस है कि वहां पे एक्यूपंक्चर करेंगे कर्ण में तो पूरे शरीर के डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। वैसे रिफ्लेक्सोलॉजी में जो तल, हाथ हस्ततल और पादतल, इसमें जो काफी पॉइंट्स है पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करने वाले इस प्रकार, उनके आधार पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो शायद ये प्रेशर, एक्यूप्रेशर इस प्रकार की बात की जाती है या फिर उसमें ये दानों का वगैरह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, चुंबकों का प्रयोग किया जाता है और उसके जरिए परिणाम होते हैं। ये भी नको पानी है जाता, उसके जरिए पूरे शरीर में परिणाम होते हैं, ऐसा मैंने भी देखा है। तो चुंबक चिकित्सा भी इस प्रकार की एक अजीब है जो हस्ततल में खासकर और कुछ हद तक पाँव में इस प्रकार की जाती है। तो ये सारे जो है वो मैं मानता हूं ये सब शक्ति के ही खेल है। और शक्ति कौन सी है? हमारे हिसाब में वायु, तेज और शीत शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्या नीला यथा धारयन्ति जगद्देहम कपपित्ता नीलास्ता था। लेकिन अयस्कांत का हमारे भी यहाँ भी निर्देश है, चुंबक का निर्देश है। तो शायद ये जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इस प्रकार की बात की जाती है, या चाइनीज में एक्यूपंक्चर में शक्ति के प्रवाह है, उनमें रुकावट आती है तो बीमारियां होती है, उनको ठीक करते हैं तो बीमारियां दूर हो जाती है, प्रचलन है। योग में इस प्रकार से प्राणायाम रेव सर्वे प्रशस्यन्ते मला इति आचार्यण तो केशांचित अन्यत कर्मण सम्मतम, 72,000 नाड़ियां बताते हैं और प्राणायाम से इन सभी की शुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, ऐसा भी बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, विभिन्न दृष्टि से हम इसको देख पाते हैं और केवल मैं जो देख रहा हूँ, मैं जिस प्रकार से काम कर रहा हूँ वही सही रास्ता है, बाकी सभी गलत बातें गलत है, ऐसा सोचना गलत है। अब ये रेकी भी है, ये प्राणिक हीलिंग भी है, ये भी काम करते हैं इस प्रकार से। तो भली भांति इन सभी को समझ लेना जरूरी
इस प्रकार का होगा। और फिर कहाँ कैसे प्रयोग करें ये देखना इस प्रकार का पड़ेगा। तो ठीक है, पिछले 3 लेक्चर्स में इसी पे बहस कर रहा हूँ। त्वचा जो है, आचक्षाणस्य इत्यत्र मतम इति शेषः, तेन सर्वं शरीरम आचक्षाणस्य मे मतम शृणु इति योजना, ततश्च नटश्च शृणोति इति वदनुपयोगे इति वद अनुपयोगे षष्ठी। किंच मे वचनं शृणु इत्यनेन मतान्तरम् अपि अस्ति शरीरावयव संख्यान इति सूचयति, ततश्च सुश्रुते सप्तत्वचः त्रीणि अस्ति शतानि इत्यादिना यदि प्रतिपादित संख्या विरुद्धम् उच्यते तच्छल्यशास्त्रोपयुक्तत्वात् इति दर्शयति। यदुक्तं सुश्रुते त्रीणि च षष्ठीनि शतानि अस्नां च वेदविदो भाषन्ते, शल्यतन्त्र तु त्रीणि एव शतानि इति। अनेन वचनेन यो अन्योपि त्वगादिसंख्या भेदः चरकसुश्रुतयोः स स्वतन्त्रोपयुक्त संख्योपादानाय संख्योपादानात् उन्नेयः। सिद्मकिलास संभवाधिष्ठान इति सिद्मकिलासो यतो दोषात् संभवतः तस्य दोषस्य अधिष्ठानभूताः एवं उत्तरतरापि व्याख्याम्। ताम्यति इत्यस्य विवरण अन्ध एव तमः प्रविशति, किंवा ताम्यति इति तमयुक्त इव चेष्टते। अरुंषि इति व्रणानि पर्वसु इति अवयवसन्धिषु। अवयवसन्धि तो ये छोटे अंगुलियां जो है उसको पर्व इस प्रकार से कहते हैं। तो इसमें चक्रपाणि दत्त ने दूसरी बात को छेड़ा है कि एक ही संप्रदाय में विभिन्नता है। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशरः हारितः चारपाणिश्च तद्गगुरुस्तन्मुनेर्वचः। हारित संहिता उपलब्ध है, इस प्रकार से भेल संहिता उपलब्ध है। तो इनमें कई जगह अंतर है। चरक में जो बताया गया है वही बातें भेल और हारित ने भरद्वाज से सीखी है, लेकिन उसकी अलग संहिता इस प्रकार की बनी। और ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेत मुक्त्वा चरक सुश्रुतो मेढ़ाध्याय किम न पठ्यन्ते, तो ये पीछे हट गई इस प्रकार से। तो जिस अग्निवेश की जिस प्रकार की बुद्धि थी उसके अनुसार उसने जो ग्रहण किया, उसको जो लिखा, वो प्रचलन में आ गया इस प्रकार से। बाकी नामशेष इस प्रकार की हो गई। लेकिन ये एक ही परंपरा में है। सुश्रुत की परंपरा अलग है, काश्यपी की परंपरा अलग इस प्रकार की है। तो उसमें अगर षट्त्वचा सप्तत्वचा इस प्रकार का भेद दिखाई देता है तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि अरे दूसरे परंपरा से है, तो शल्य क्रिया में उसका अधिकार अलग इस प्रकार का रहेगा। अभी इसके बारे में भेल हारित वगैरह में देखना चाहिए कि षट त्वचा के बारे में उन्होंने क्या कुछ लिखा है इस प्रकार से, तो शायद थोड़ी बात बनेगी। और इस प्रकार के जो मतमतांतर आते हैं उनको क्या करेंगे, हमें किसको प्रमाण लेकर चलना है। और चरक और सुश्रुत के आधार पर वाग्भट बना। और वो ऋषि नहीं था, तो भी उसका कहना था कि ऋषि प्रणीते प्रतिष्ठित मुक्त्वा चरक सुश्रुत भेड़ाध्याय किम न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम। अर्थांतरण न्यास का उदाहरण है कि एक निष्कर्ष उसमें से निकाला है कि ग्राह्य सुभाषितम ग्राह्यम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सुभाषित जो है वो किसी से भी आए वो ग्राह्य है, तो मेरे मुझसे भी आए तो भी ग्राह्य है, इस प्रकार का है। तो हर एक की सोच इस प्रकार से अलग अलग होगी। और इसीलिए गुरु वितरत गुरु प्राज्ञ यथेव तथा जड़े, प्राज्ञ को जो शिक्षा देता है गुरु वही जड़ को भी देता है, जड़ बुद्धि वाले शिष्य को भी देता है। लेकिन उसमें से ज्ञान ग्रहण कैसे करवाना है ये नहीं बताता। और ज्ञान ग्रहण की जो प्रक्रिया है या उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकार का हो, प्रत्यक्ष बुद्धि उसकी जो होगी वो हर एक के अलग अलग इस प्रकार की रहेगी। फिर भी ये भी मान्य है वो भी मान्य है, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है।
तो बाहुश्रुत्येन प्रज्ञां ब्रूहयेत, ये जो बात बताते हैं कि बाहुश्रुत्य होकर प्रज्ञा को ब्रूहण कर, प्रज्ञा का ब्रूहण करना है इस प्रकार से, तो उसके ऊपर ज्यादा जिक्र करना है। अब इंटीग्रेटेड विचारों में मॉडर्न का कुछ सीखा है, आयुर्वेद का कुछ इस प्रकार से ध्यान में आ रहा है, तो दोनों का सब कॉम्बिनेशन बना के और कुछ तरीका बन सकता है समझने का इस प्रकार से। सही होगा गलत होगा ये तो काल ही इस प्रकार का बताएगा। लेकिन मार्गामार्ग प्रवृत्ति इस प्रकार की हो सकती है, और इन सभी बातों को भली भांति ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी मैं जो विवरण कर रहा हूँ वही विवरण दूसरा कोई वैद्य करेगा, ऐसी बात नहीं है। उसको जिस प्रकार से वो ध्यान में आई है बात, उस प्रकार से वो विवरण करेगा। तो मेरा कहना है कि एक ही सूत्र के ऊपर बहुत सारे वैद्य अपने अपने तरीके से विमर्श करें, अनुभवों को शेयर करें इस प्रकार से, तो जो सुनने वाला है उसको काफी एंगल्स प्राप्त होंगे। अब उसकी बुद्धि किस प्रकार से होते है उसके आधार पर वो आगे क्या लेकर चलेगा, ये बात होगी इस प्रकार से। और ये काफी मुश्किल मामला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग बहक जाने की भी संभावना इस प्रकार की होती है। तो सावधानी से इसको आगे लेना है। नेचुरल में तो ये तो यही किया है कि कुछ आयुर्वेद का लिया, कुछ योग का लिया, कुछ अपना मिलाया और उससे पेटी बना लिया। लेकिन ज्यादातर उसका जो एनाटॉमी है वो उन्होंने एलोपैथी से ले ली है। वो दिक्कत वाली बात है। आहार का जो मुद्दा है उन्होंने एलोपैथी के डाइट से लिया है, वो अजीब बात है। वो अगर वो आयुर्वेद से लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, आहार के बारे में कम से कम। रसों का विचार या अग्नि का विचार ये आवश्यक था, वो नहीं है। और अतिलंघन वगैरह नहीं होना है, ये जो बात आयुर्वेद में बताई गई है वो उससे दूर इस प्रकार के हो गए हैं। कॉलेज में सिलेबस बनाने के लिए उसमें एक्यूप्रेशर भी, मैग्नेट भी और कच्चा आहार भी जोड़ दिया। अगर हम भली भांति समझ पाते हैं तो ही कुछ मुद्दा इसमें उठता है, और आधा अधूरा ज्ञान ले लेंगे तो भी मुसीबत वाली बात हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर अच्छी तरीके से हमें आगे बढ़ना है तो पहले तो आयुर्वेद अच्छा आना चाहिए। अभी की स्थिति ऐसी है कि आयुर्वेद के मूल ग्रंथों को पढ़ना भी नहीं जमता। समझने की वगैरह बात छोड़ दो, तो कम से कम पढ़े, आयुर्वेद सूत्रों को अच्छी तरीके से पढ़े, अर्थ समझने की कोशिश करे, समास वगैरह संधि वगैरह वगैरह करे, और वाच्यार्थ तक तो कम से कम पहुंच जाए। और फिर आगे व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ वगैरह जो है वो बातें गुरु से अनुभव से इस प्रकार की आती रहेगी। और मालूम नहीं कितना कब समझ पाओगे। विज्ञान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी इस प्रकार से है। तो जो भी है उसको सूत्रबद्ध करे, बताने की कोशिश करे इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनेगी। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
हे बघ काय आहे कोको खाली बसशील का तुला बॉल गेलाय का हे काय शर्मा डोक्याला लागेल ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः आम्हाला टेकून बसायचंय